संसदीय प्रस्ताव, यानी अभी हम जो भी चर्चा कर रहे हैं, संसद के भीतर जो प्रस्ताव लाया जाता है उसी प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। संसदीय प्रस्ताव के संदर्भ में देखा जाए तो प्रत्येक एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन का स्वरूप लेता है। उसमें से कुछ ऐसे प्रस्ताव हैं जिसको आप यदि ढंग से पढ़ लें तो उसमें कॉन्सेप्ट लेता है, पूरी बात उसमें शामिल नहीं होगी। इसीलिए इस प्रस्ताव का मूल चीज क्या है, यह चीज समझना जरूरी है। कुछ ऐसे प्रस्ताव पर चर्चा करके देखेंगे, जैसे काम रोको प्रस्ताव। नाम से ही स्पष्ट है, काम रोको प्रस्ताव, काम को रोक देना जिस प्रस्ताव के द्वारा हो रहा है, काम रोको प्रस्ताव, सामान्य भाषा की बात। अब देखिए, इसमें जब सदन चल रही है, सदन चल रही है, सदन किसी मुद्दे पर चर्चा कर रही है, लेकिन सदन का कोई सदस्य को ऐसा लगता है कि सार्वजनिक महत्व का विषय उपस्थित हुआ, इस पर चर्चा करने से देश को जनहित को लाभ होगी, यह गंभीर मुद्दा है, तो चलती हुई सदन की कार्यवाही को रोक दिया जाएगा। और ये जो प्रस्ताव ये मेंबर लाए हैं सार्वजनिक महत्व के विषय से जुड़ा हुआ, इस प्रस्ताव पर चर्चा किया जाएगा। अब इसकी चर्चा शुरू। सदन जिस प्रस्ताव पर चर्चा कर रही थी उस प्रस्ताव को रोक करके सार्वजनिक महत्व का विषय गंभीर रूप से उभरने के कारण मेंबर अब इसकी चर्चा कराना चाहती है और सदन भी चाहती है। यह प्रस्ताव आते ही अध्यक्ष पूर्व के प्रस्ताव पर जो चर्चा चल रही है उसे रोक दिया जाता है। इसे ही काम रोको प्रस्ताव कहा जाता है। अब वह प्रस्ताव पर चर्चा होने लगेगी सदन का। अब सदन उस पर एक राय बनाएगी, एक विचार रखेगी। इस विचार के द्वारा एक सामान्य उत्तर जब तक नहीं मिलेगा सदन चलती रहेगी। इसको काम रोको प्रस्ताव कहा जाता है। क्या ये बात समझ गए? अब यदि क्वेश्चन का मूल भाव में देखिए, चलती हुई सदन की कार्यवाही को रोका गया, तो रोका गया तो उससे भी गंभीर कोई प्रश्न सामने में खड़ा हो गया है। तो क्या आ गया? सार्वजनिक महत्व का विषय आ गया। तो सार्वजनिक महत्व के विषय पर चर्चा करना यदि सदन अपना अनिवार्य समझती है तो चलती सदन की कार्यवाही रोका जाएगा, क्योंकि इस प्रस्ताव के कारण आने के कारण इसलिए इस प्रस्ताव का नाम काम रोको प्रस्ताव दिया गया। बात क्लियर? बात क्लियर? अब अगला मुद्दा देखिए, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर एक बात समझ लीजिए, संसद को चलने के लिए 389 कानून अलग से बनाई गई है और इस संसदीय नियमावली के भीतर वह संग्रहित है। पीठासीन पदाधिकारी के टेबल पर यह पुस्तक जमा भी रहता है और सदन के सदस्यों को भी इसकी नियम की जानकारी होनी चाहिए। आप उसका अध्ययन भी कर सकते हैं। तो ये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो होती है, यह नियम 197 के तहत चर्चा किया जाता है। इस पर है कि यदि मंत्री का, ध्यान से देखिए, मंत्री का शासन करता है, कार्य कर रहा है, मंत्री का ध्यान यदि किसी विषय पर नहीं पड़ रहा है, किसी विषय पर नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा, बार बार छूट रहा है, कोई एक क्षेत्र को छोड़ रही है सरकार, तो यदि किसी सदस्य को यह बात की जानकारी हो रही है कि यह गंभीर बात है, इस पर सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही है, तो मंत्री का ध्यान आकर्षित करवाने के लिए सदन में सदस्य जो है यह प्रस्ताव लाते हैं। मंत्री का ध्यान उस विषय पर आकर्षित करवाए जाते हैं कि मंत्री महोदय आप इस विषय पर भी ध्यान दें। वह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, सरकार का ध्यान किसी क्षेत्र में नहीं जा रहा है, वो छूट रहा है। यदि सदन के किसी सदस्य को यह जानकारी होती है कि इधर भी ध्यान देना चाहिए, तो यहां पर सदस्य इस प्रस्ताव को लाएंगे। उस प्रस्ताव को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव कहा जाता है।
मंत्री का ध्यान उस विषय की ओर आकर्षित करवाने के लिए यह प्रस्ताव लाया जाता है, तो फिर सरकार आश्वासन देती है कि हाँ, इस चीज को हमको भी देखना चाहिए, तो फिर आगे की ओर चलता है। समग्र विकास की ध्यान रखते हुए यह प्रस्ताव का निर्माण किया गया है। भारतीय संसदीय नियमावली 197 के तहत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को लाया जाता है। यहां कोई दिक्कत है तो बताइए, क्वेश्चन, कुछ भी प्रॉब्लम? चलिए अब आगे चलते हैं। विश्वास मत। आगे देखिए, विश्वास मत, कॉन्फिडेंस मोशन। यह जो प्रस्ताव लाएंगे प्रधानमंत्री स्वयं लाएंगे, राष्ट्रपति के कहने पर लाएंगे। जब नवीन लोकसभा बनते हैं तो प्रधानमंत्री को लोकसभा में अपना विश्वास मत हासिल करना होता है। विश्वास मत का मतलब है कुल सदस्य का 50% प्लस 1, यानी 273 सांसदों का समर्थन होना अनिवार्य होता है। यह जिसके पास होगा मैजिक नंबर, वो देश के प्रधानमंत्री होंगे। तो प्रधानमंत्री कब तक? जब तक उनके पास बहुमत है। अब यह कहता है ये राष्ट्रपति जब प्रधानमंत्री को कहते हैं सदन में बहुमत हासिल करें, बहुमत हासिल करने को कहते हैं, प्रधानमंत्री को कहते हैं, तो बहुमत हासिल करेंगे। ऐसे प्रस्ताव को स्वयं प्रधानमंत्री रखते हैं, ये मेरा विश्वास मत है। इस पर सदन चर्चा करती है और सरकार को बहुमत अंत में सिद्ध करना पड़ता है, और यह बहुमत है लोकसभा के कुल सदस्य का 50% प्लस 1, अर्थात 273 सांसदों की सूची जिसके पास में होगा और सरकार समर्थन जुटा लेती है, सरकार बने रहेंगे। यदि इस आंकड़े से एक भी सीट कम रहेंगे तो प्रधानमंत्री समेत मंत्री परिषद का भी त्याग पत्र देना पड़ेगा। अब है कि नवनिर्वाचित लोकसभा जब गठित होता है तो विश्वास मत कितने दिनों के भीतर उन्हें सिद्ध करना होगा? तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि आप अधिकतम 30 दिन तक दे सकते हैं, अधिकतम, इससे अधिक नहीं। 30 दिन के भीतर जो भी दिन तय करें, 7 दिन, 10 दिन, 12 दिन, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, जो भी करें, लेकिन इसके भीतर में ही बहुमत साबित करना होगा। राष्ट्रपति को अधिकतम 30 दिन का समर्थन देना होता है, समय देने का अधिकार है। 30 दिन के भीतर कभी भी राष्ट्रपति कहेंगे प्रधानमंत्री को कि आप बहुमत साबित करके दिखाइए। यदि आपने बहुमत साबित नहीं किया तो अविलंब उसी वक्त राष्ट्रपति भवन में जाकर के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को अपना त्यागपत्र देना होगा, और ये त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। एक व्यवहारिक है कि जब तक नया व्यवस्था नहीं होता तब तक आप बने रहिए, तो बने रहेंगे, काम चला के रूप में काम करेंगे। तो विश्वास में राष्ट्रपति की तरफ से ही साबित करने को, हाँ, जैसे राष्ट्रपति जब प्रधानमंत्री को बोलेंगे आप सदन में बहुमत साबित करेंगे, कारण राष्ट्रपति को अब सवाल है कि क्यों जिम्मेदार, यदि अंदर में जाए क्वेश्चन तो आर्टिकल 75 कहती है कि लोकसभा के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाता है, तो इस पद पर नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। तो राष्ट्रपति ने नियुक्ति किया कि आप बहुमत दल का नेता हैं, तो बहुमत सदन में साबित करके दिखा दीजिए। तो यह जवाबदेह पूरा है राष्ट्रपति। इसलिए राष्ट्रपति जब प्रधानमंत्री को कहेंगे तो होगा विश्वास मत। इसी का अपोजिट कर दीजिए। प्रतिपक्ष को लगता है कि वर्तमान सरकार के पास बहुमत नहीं है, तो 50 सदस्यों के समर्थन से लोकसभा अध्यक्ष को देंगे, सदन में चर्चा होगी, क्या सरकार तैयार है कि विश्वास मत में आप चूक रहे हैं? तो ठीक है, डेट रखा जाएगा और वहां पर समर्थन देना होगा और 10 दिन के भीतर उस पर चर्चा करना अनिवार्य होगा। यह भी एक आधार है। तो विपक्ष जब कहता है यदि सरकार पर अविश्वास जाहिर करते तो अविश्वास प्रस्ताव हो गया, नो कॉन्फिडेंस मोशन। सवाल बहुमत की है। जब तक सरकार के पास, प्रधानमंत्री के पास 273 बहुमत दल का समर्थन है, आप प्रधानमंत्री पद पर बने रहेंगे।
इसी बात को देखिए, अविश्वास प्रस्ताव आता है जब यह प्रतिपक्ष के द्वारा लाया जाता है और प्रतिपक्ष का कोई भी नेता इसमें शामिल हो सकता है। अविश्वास प्रस्ताव पहली बात देखना है कि ये प्रतिपक्ष के द्वारा लाया जाता है, अपोजिशन के द्वारा लाया जाता है। 50 सदस्यों के समर्थन से 50 सदस्य, ये 50 के 50 सदस्य लोकसभा का ही होना चाहिए। 50 सदस्यों के समर्थन से यह लोकसभा के अध्यक्ष को दिया जाएगा कि सरकार पर मैं अविश्वास जाहिर करता हूं, अल्पमत की सरकार है, इसके पास बहुमत नहीं है। तब यह प्रस्ताव लाने पर रजामंदी दिखाया जाएगा, तो ये अविश्वास प्रस्ताव। विश्वास में राष्ट्रपति कहते हैं प्रधानमंत्री को स्वयं रखने, और अविश्वास प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा लाया जा सकता है। भारतीय संसदीय इतिहास में 27 बार अविश्वास प्रस्ताव आया। इंदिरा गांधी के ऊपर में सबसे अधिक बार अविश्वास प्रस्ताव आया। तो यहां भी यदि प्रस्ताव विपक्ष लाती है, विपक्ष के पक्ष में 273 आ गया, इसका तो सरकार अल्पमत में आ गई। अब तुरंत रीजन देना होगा, तो रीजन देंगे, ठीक है। तो सर जैसे कि अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, मतलब जो अभी प्रधानमंत्री, जिस प्रधानमंत्री पर, और क्या होता है अगर बहुमत में प्रतिपक्ष का लोग आ गए, तो प्रतिपक्ष में, तो उन लोग का प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो वो लोग अपना बहुमत दल का नेता बनाएंगे, समर्थन लिखित रूप में राष्ट्रपति को देंगे कि अब हमारा नेता ये है, हमको दिलाइए। लेकिन उनको भी सदन में बहुमत फिर से राष्ट्रपति कहेंगे साबित करिए। आप तो इस सरकार को हटाने की बात किए थे। यही बात है कि एक देश एक चुनाव होने की बात है, यह सब तो प्रस्ताव सदन की है। उसमें कहा गया एक विकल्प के रूप में कि यदि सरकार अल्पमत में आ जाए तब क्या होगा, तो कहता है कि अगली किसकी सरकार बनेगी पहले उसका बहुमत जुटा लीजिए, तब इस सरकार पर आप अविश्वास जाहिर करिएगा। ये प्रक्रिया संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। पहले क्या होता है, वर्तमान प्रधानमंत्री को हटाया जाता है और जब हट गए तब अगली किसी की सरकार नहीं बने तो देश में मध्यावधि चुनाव है। ऐसा अटल बिहारी वाजपेयी 1999 17 अप्रैल को 269 के मुकाबले 270 अर्थात एक वोट से सरकार हार गई। वाजपेयी सरकार को रिजाइन देना पड़ा। अब है विपक्ष यदि रिजाइन दिलवा दिया, अब मैंने अविश्वास जाहिर करवा दिया, हालांकि उस सरकार का राष्ट्रपति पर दबाव डाला था विपक्ष, सर यदि आप विश्वास मत सरकार को साबित करने के लिए नहीं कहेंगे तो मैं बजट पेश नहीं होने दूंगा, बजट का समर्थन नहीं करूंगा। आखिर राष्ट्रपति दबाव में आ जाते हैं और स्वीकार कर लेते हैं। आया एक वोट से सरकार गिर गई, प्रधानमंत्री को रिजाइन देना पड़ा। अब यहां पर विपक्ष को कहा गया कि अब आप सोनिया जी को बोला गया कि आप सरकार बनाइए, तो 232 सांसद से अधिक समर्थन उनका हो ही नहीं पाया। अंततः देश में 13 महीने में ही लोकसभा को भंग कर दिया गया और देश में चुनाव कराना पड़ा, जबकि देश की स्थिति सही नहीं थी कि चुनाव कराया जाए। लेकिन देशवासी ने फिर से उसी अटल बिहारी वाजपेयी को अपना नेता, बहुमत दल का नेता वो साबित करने में सफल हो जाते हैं, सरकार बनाए, अस्थायी सरकार दिए। तो ये विश्वास मत राष्ट्रपति किसी विशेष परिस्थिति में बोलते हैं विश्वास को हासिल करने के लिए, या कभी भी? पहला बात तो हम जो नियुक्ति किए हैं संविधान के हिसाब से, संविधान से इसकी पुष्टि होना उनका जरूरी होता है, क्योंकि राष्ट्रपति का सारा काम संवैधानिक कार्य है। संवैधानिक कार्य के पर्दे के पीछे प्रधानमंत्री करते हैं और प्रधानमंत्री को हर बात पर, हर प्रस्ताव पर बहुमत की आवश्यकता होती है। संसद से कोई भी प्रस्ताव पास कराएंगे तो उन्हें बहुमत चाहिए। बिना बहुमत का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का एक भी कार्य नहीं कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का यह पहला दायित्व बन जाता है कि प्रधानमंत्री पद पर वही व्यक्ति आसीन रहे जो बहुमत दल से जुड़ा रहे। इसलिए प्रधानमंत्री का कार्यकाल यदि पूछा जाए कि कितना वर्ष का होता है तो 5 वर्ष हम लोग सामान्यतः भाषा में कह देते हैं जब वर्ष में उत्तर देता है तो, लेकिन सबसे सटीक उत्तर है जब तक बहुमत है। आज नरेंद्र दामोदर मोदी को, प्रधानमंत्री को यदि बहुमत नहीं रहे और कोई सामान्य व्यक्ति जिससे आप दावा करे हमारे पास बहुमत था, वो लिखित रूप में सूची राष्ट्रपति भवन को दे दे, तो आज प्रधानमंत्री को विश्वास मत प्रस्ताव के दायरे में लाया जाएगा। और यदि वो सरकार में बहुमत नहीं जुटा पाए तो जो आदमी दावा करेंगे देश का प्रधानमंत्री बनेगा। प्रधानमंत्री बनने के लिए बहुमत चाहिए, और वही मीडिया ने नाम दिया जादुई आंकड़े, और जादुई आंकड़े यही 273। ठीक है, तो विश्वास मत राष्ट्रपति के कहने पर प्रधानमंत्री सदन में प्रस्ताव रखते हैं,
बहुमत आ गया प्रधानमंत्री को, सरकार बने रहेंगे। जब सरकार पर अविश्वास जाहिर की जाती है तो प्रतिपक्ष के नेता के द्वारा लाया जाता है। यदि प्रतिपक्ष के पक्ष में इतना समर्थन आ गया, इसका मतलब सरकार अल्पमत में आ गई, रीजन देना पड़ेगा। बात क्लियर? लेकिन 50 सदस्यों के समर्थन से ही अविश्वास सरकार पर लाया जा सकता है। अब यहां देखें, इसी प्रकार से जुड़ा हुआ एक प्रस्ताव आता है, इसका नाम होता है निंदा प्रस्ताव। तो निंदा प्रस्ताव जो होता है, जब कोई मंत्री निंदनीय कार्य करते हैं, घृणास्पद कार्य करते हैं, ऐसे कार्य करते हैं जो एकदम शोभा नहीं देता है इस मंत्री को, राष्ट्र कलंकित होता है इस चीज से, ऐसे मंत्री के विरुद्ध भी निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है। निंदा प्रस्ताव जब किसी मंत्री के विरुद्ध लाया जाता है और बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दी जाती है, तो उस मंत्री को अविलंब त्यागपत्र देना पड़ेगा। लेकिन भारत में सरकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सरकार के स्वरूप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन नैतिकता कहती है आप ही की मंत्री हैं, सरकार को रिजन दे देना चाहिए, नैतिकता बस। लेकिन भारत में सरकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ब्रिटेन में यह बात होता है कि एक मंत्री के विरुद्ध यदि निंदा प्रस्ताव पास हुआ तो पूरी प्रधानमंत्री समेत मंत्री परिषद को त्याग को देना पड़ता है। तो यहां पर ये निंदा प्रस्ताव आता है। भारत में निंदा प्रस्ताव लाया जाता है 194 के तहत, ये निंदा प्रस्ताव संसदीय नियमावली के तहत लाया जाता है। लेकिन मंत्री के विरुद्ध में प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। जैसे जॉर्ज फर्नांडिस साहब रक्षा मंत्री थे, इनके ऊपर लाया गया था, ताबूत घोटाला मामले आया था, और ताबूत घोटाला में मंत्री का हाथ विपक्ष बोल रहा था कि है, और ताबूत देश की सरहद पर हमारे जवान रक्षार्थ शहीद होते हैं, प्राण न्यौछावर करते हैं, और रक्षा मंत्री कफन में जेब बना रहे हैं। तो बड़ा चर्चित उसमें की घटना घटी थी। लेकिन वाजपेयी जी ने सदन से माफी मांगा, प्रस्ताव रुक गया और कहा कि हम इस पर इसकी जांच करेंगे। उसकी 2 नंबर लकड़ी लगाकर ताबूत बना दी गई थी। कुछ चीज ऐसा जहां देश की एक तरफ हम प्राण न्यौछावर देने जा रहे हैं और एक व्यक्ति वहां पर उसमें घोटाला करने की बात कर रहे हैं, ये तो निंदा, इससे बड़ा निंदनीय कार्य क्या हो सकता है? तो ये निंदनीय कार्य है, ऐसे निंदा प्रस्ताव लाने का पात्र बनता है। अब है कि निंदा प्रस्ताव भले चर्चा होता है, चर्चा के बाद लगता है कि नहीं ये घृष्ट कार्य है, तब बहुमत से प्रस्ताव वोटिंग करने की बात आती है। वोटिंग करेंगे, बहुमत यदि है तो ठीक है, अन्यथा त्यागपत्र देना पड़ेगा। ब्रिटेन में एक मंत्री पर निंदा प्रस्ताव पास हुआ, पूरी मंत्री परिषद को प्रधानमंत्री समेत त्यागपत्र अविलंब देना पड़ता है। बात समझ गए? बात क्लियर? अब एक है कटौती प्रस्ताव। नाम से ही स्पष्ट है, कट मोशन कहते हैं इसको। कटौती प्रस्ताव होता है कि बजट की मांग में जब कटौती की जाती है, सांकेतिक कटौती भी एक होता है, एक प्रतीक कटौती भी होता है। इसमें कुछ अंश को काटा जाता है, किसी मद में जोड़ा जाता है। ये बजट पर जब चर्चा किया जाता है तो यह प्रस्ताव लाया जाता है। इसे कट मोशन यानी कटौती प्रस्ताव कहा जाता है। बजट मांग में कटौती, बजट मांग में कटौती पर चर्चा की जाती है और यह चर्चा का विषय होता है। अब आता है विशेषाधिकार प्रस्ताव, इसको हटा दें। विशेषाधिकार प्रस्ताव होता क्या है? सदन के सदस्यों को विशेष अधिकार प्राप्त है। सदन में से बोलने का अधिकार है, जो उचित बात है आप बोल सकते हैं, प्रस्ताव है ला सकते हैं। इस सभी सदस्यों को स्थान अधिकार दिया गया। जब सदन का सदस्य मंत्री को
से प्रश्न पूछते हैं और मंत्री क्या करते हैं, तथ्य को छुपा देते हैं, तथ्य गलत बता देते हैं, गलत उत्तर दे दिया, तो यह सदस्य को अधिकार बनता है कि मंत्री की जो कारनामे हुई है कि सदन के भीतर आपने गलत उत्तर दे दिया, विशेषाधिकार प्रस्ताव लाएंगे। कौन? यह सदस्य कि हमारे अधिकार का उल्लंघन किया है। अब इस पर चर्चा होगी, दंडित किए जाएंगे, सदन फैसला करेगा। इसलिए मंत्री को सदन के भीतर यदि कोई प्रश्न का उत्तर उसके मालूम नहीं है तो आप ये कहें इसका उत्तर हम बाद में देंगे, लेकिन गलत आंकड़े, गलत उत्तर देकर तात्कालिक रूप से तो आप बच जाते हैं, लेकिन वो सदस्य इस बात की ढूंढने का प्रयास करता है कि मंत्री कहां तक तथ्य को छुपाया है। इसलिए सदन के भीतर जो चर्चा हो एग्जैक्ट आंकड़े पर हो, ताकि देश की सदन है और देश की जनता को जब टेलीकास्ट करके दिखाया जाता है तो जनता इससे रूबरू होते हैं। ऐसे सदन में झूठी कब्र बना करके सदन की कार्यवाही को नहीं चलाया जा सकता है। इसलिए मंत्रीगण उस विषय पर में पूरा अपने विभागीय सचिव को बोलते हैं, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, इसका प्रश्न का उत्तर दीजिए। देना पड़ता है, सदन के सदस्य हैं और माननीय सदस्य का प्रश्न यदि पूछा गया, ये उत्तर भी तथ्य समेत दिखाना पड़ेगा। यह विशेषाधिकार प्रस्ताव। इसमें एक बात को याद रखना, क्वेश्चन को यदि समझ में नहीं आया तो देखना कि सदन के सदस्य कोई भी विशेषाधिकार का प्रयोग कर सकता है। यदि वो प्रश्न रखे हैं सदन में, मंत्री इस तथ्य को गलत उत्तर बता दिए हैं, इस बात का आक्रोश के रूप में यह प्रस्ताव सदन के सदस्य द्वारा लाया, उस सदस्य के द्वारा लाया जाएगा और यह विशेषाधिकार प्रस्ताव कहलाएगा। बात क्लियर? यहाँ क्लियर है? अब देखिए स्थगन प्रस्ताव, एक आता है स्थगन प्रस्ताव। क्या है स्थगन प्रस्ताव? यह भी एक गंभीर मुद्दा आता है देश के सामने। स्थगन प्रस्ताव यह एक गंभीर प्रस्ताव। देश के भीतर कोई अचानक एक ऐसे गंभीर घटना घट गया, रेल एक्सीडेंट हो गया, वायुयान दुर्घटना हो गया, जैसे अभी अहमदाबाद दुर्घटना हो गई। अब यदि तुरंत किसी को पता चले, सदन के सदस्यों को, चलती हुई कार्यवाही रोक दी जाएगी, कार्य स्थगित कर दी जाएगी और स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा किया जाएगा कि बार बार रेल दुर्घटना क्यों, वायुयान दुर्घटना क्यों, आम जनता का जीवन इतना कमजोर क्यों है, जबकि देश की जनता की रक्षा करने का दायित्व है। अभी आपको इंडियन एयरलाइंस और कुछ विमानों में खराबी आने के कारण कुछ विमान को रद्द कर दिया है सरकार ने, क्योंकि तकनीकी खराबी में था कि पीछे की लाइट अचानक जल उठी, पायलट को डर हुआ। तब ये वो तिरुपति जा रहे थे विमान, तो उसको वापस हैदराबाद वापस ले लिया, बुला लिया गया। संयोग होता है ये तो इलेक्ट्रॉनिक चीज है, कभी भी गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन बार बार ये दुर्घटना हो जाए, इसका समाधान का तो रास्ता मिलना चाहिए। तो कहता है कि यदि रेल दुर्घटना हो गया, वायुयान दुर्घटना हो गया, दुश्मन को हमारे भारत पर आक्रमण कर दिया, बहुत बड़ी आतंकवादी घटना घट गया, सदन के किसी मेंबर को जानकारी मिला तो जानकारी दे सकता है। पर स्थगन प्रस्ताव, यह स्थगन प्रस्ताव स्थगित किस कारण से हुई, वो कारण बताना होता है। जैसे एक बात ऐसा समझिए, मनमोहन सिंह का कार्यकाल था और मनमोहन सिंह के कार्यकाल में लोकसभा स्पीकर हुआ करते थे। पहली कार्यकाल में कौन थे? सोमनाथ जी थे। तो सोमनाथ जी को एक मेंबर ने मोबाइल दिखाया। सोमनाथ चटर्जी जी जब मोबाइल को देखा तो उस पर था कि थोड़ी ही देर में संसद भवन उड़ जाएगा, मैं टाइम बम फिक्स कर दिया। सोमनाथ चटर्जी सोचे ऐसा करते हैं कि अचानक यदि हम सदन को स्थगित कर देंगे
तो ये सभी मेंबर एक ही गेट से निकलने का प्रयास करेंगे, भाग दौड़ में मर जाएंगे। सदन शांतिपूर्ण ढंग से चल रही थी। उन्होंने क्या किया, चुपचाप कहा कि सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर रहे हैं। मेंबर भी अबाक कि भाई सब तो शांत है, स्थगित क्यों हो गया? अब अनिश्चित काल के लिए हो गया है तो चलिए अब घर चले जाते हैं। फिर जब वहां संसद भवन के परिसर का जब पूरा चेकिंग किया गया तो हाँ, कुछ एक डब्बा निकलता है और डब्बा में कुछ बालू भरा था लेकिन कोई बारूद नहीं थी। पूरा जब क्लियर हो गया कि नहीं अब इसमें कुछ भी नहीं है, ये हम लोगों को डराया धमकाया है, फिर से हाउस बुलाई गई। अब मेंबर को जानकारी देना पड़ेगा। तो सोमनाथ चटर्जी स्वयं इसका उत्तर दिए कि माननीय सदस्यगण, सदन को स्थगित इसलिए करना पड़ा, कैसे सी गंभीर प्रश्न हमारे सामने में एक माननीय सदस्य के द्वारा जानकारी दी गई। यदि हम आपको अचानक कहते तो आप लोग तुरंत सदन छोड़कर के भागने का प्रयास करते। इससे भगदड़ में किसी की मृत्यु हो सकती थी, इसलिए मैं शांतिपूर्ण तरीके से रास्ता निकाला। उस दिन सभा की कार्यवाही रुक गई और उस दिन सोमनाथ चटर्जी को सारे मेंबर धन्यवाद देने लगे कि आपने मेरे जीवन बचाया, आप बहुत बड़े दूरदर्शी अध्यक्ष साबित होंगे। जब भी कार्य स्थगन प्रस्ताव की चर्चा आएगी सोमनाथ चटर्जी साहब का नाम आगे रहेगा। तो सवाल इस बात का उठता है, ज्वलंत क्या मुद्दा आ गया? देश हमारा है तभी कुछ संभव हो सकता है। देश पर कोई खतरा है, राष्ट्रीय चरित्र पर कोई अपमान है, हमारी अस्तित्व पर कोई सवाल खड़ी है, तो यहां यह प्रस्ताव लाया जाएगा। इसलिए यदि कोई रेल दुर्घटना हो जाए, वायुयान दुर्घटना हो जाए, या दुश्मन द्वारा आक्रमण की सूचना मिल जाए, या कोई खतरे की सूचना भारत में मिल जाए, चलती हुई कार्यवाही को रोक करके स्थगित करके स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा होगा। इस प्रस्ताव में नियम है कि जब तक इसका उत्तर ढूंढा नहीं जाएगा दिन रात सदन चलती रहेगी। जैसे ही प्रस्ताव ढूंढा गया, उत्तर ढूंढा गया, सदन ऑटोमेटिक स्थगित हो जाता है। ये स्थगन प्रस्ताव है, काफी गंभीर प्रस्ताव के रूप में संसद के भीतर ये जाना जाता है। अब कुछ बात ऐसा समझिए कि मूल प्रस्ताव होता है। मूल प्रस्ताव जो होता है यह अपने आप में पूर्ण प्रस्ताव आता है। चर्चा होगी, वोटिंग होगा, पूर्णता लाई जाएगी, इसको कहते हैं मूल प्रस्ताव। अब इस मूल प्रस्ताव के भीतर में आता है राष्ट्रपति का अभिभाषण। राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा और अभिभाषण नवनिर्वाचित लोकसभा के प्रथम सत्र में और वर्ष के प्रथम सत्र में दिया जाता है। तो अभिभाषण होगा, प्रस्ताव लाया जाएगा, चर्चा भी होगी, वोटिंग कराने की बात होगी, वो कराया जाएगा। उसके बाद होता है इस प्रस्ताव पर धन्यवाद प्रस्ताव दिया जाता है। महामहिम आए, धन्यवाद प्रस्ताव के रूप में इसको लाया जाता है और हम लोगों को सरकार की योजना से रूबरू कराए, इसलिए महामहिम को धन्यवाद देते हैं। ये धन्यवाद प्रस्ताव है। सदन के सदस्य इस पर विचार करते हैं, चर्चा करते हैं। ये अपने आप में एक पूर्ण प्रस्ताव है। लाया गया, चर्चा होगा, निश्चित घंटा चर्चा हुआ, वोटिंग कराया गया, पूर्णाहुत हो गई। ऐसी प्रस्ताव पूर्ण प्रस्ताव के दायरे में आएगा। इसी को मूल प्रस्ताव कहा जाता है। उसके बाद आता है अविश्वास प्रस्ताव जो दिए हैं, चर्चा होगा, चर्चा होगा, बहस कराया जाएगा, समय निर्धारित होगा, वोटिंग कराया जाएगा, जो फैसला होगा होगा। ये पूर्ण प्रस्ताव है। उसके बाद अविश्वास प्रस्ताव हो गया। उसके बाद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन होगा, तो नॉमिनेशन होगा, इनका निर्वाचन होगा, प्रस्ताव पूर्ण हो गया। फिर इन्हीं का ये निर्वाचन के साथ साथ यदि इनमें से किसी को पद मुक्ति करने की बात आएगी तो पद मुक्ति की भी बात आएगी, तो चर्चा होगा। इस कारण से ये इनको हम पद मुक्ति कर रहे हैं, ये पूर्ण प्रस्ताव आ गया। फैसला होगा, बहुमत है तो ठीक है, नहीं तो ये हट जाएंगे, ये पूर्ण प्रस्ताव आ गया, ये मूल प्रस्ताव आ गया। इसी में एक बात और है, उपसभापति, राज्यसभा के उपसभापति को हटाने पर भी चर्चा आएगी। इसी बात पर मूल प्रस्ताव के दायरे में आएगा। यह मूल प्रस्ताव का रूप लिया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन मूल प्रस्ताव है? अब है कुछ प्रस्ताव भारत में ऐसे होते हैं, चर्चा होती है,
वोटिंग नहीं होता तो मूल प्रस्ताव के दायरे में नहीं आएगा। उसमें कहीं न कहीं से अपूर्णता की बात रही। अब चलिए, अब कहता है अस्थापन्य प्रस्ताव। एक बताता है अस्थापन्य प्रस्ताव। ये सब थोड़ा सा टेढ़ी-मेढ़ी शब्द है, चर्चा आप लोग कम सुने होंगे, लेकिन इसको आप ध्यान से समझिए। अस्थापन्य प्रस्ताव, मूल प्रस्ताव जो आता है, मूल प्रस्ताव के विकल्प में यह प्रस्ताव को लाया जाता है, इसी को अस्थापन्य प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इसी से जुड़ा हुआ एक आता है अनुषंगी प्रस्ताव। अनुषंगी प्रस्ताव आता है कि इसमें पहला बात है कि विभिन्न कार्य की अगली कार्यवाही के निर्धारित उपाय के रूप में इसको पेश की जाती है। यानी विभिन्न कार्य का, यानी कोई भी कार्य आप कर रहे हैं तो विभिन्न कार्य का अगली या नियमित कार्यवाही में नियमित या अगली उपाय के रूप में यह प्रस्ताव लाया जाता है। इसको अनुषंगी प्रस्ताव कहा जाता है। एक आता है प्रतिस्थापन प्रस्ताव। प्रतिस्थापन प्रस्ताव जो होती है, यह अन्य प्रश्न पर विचार करने के लिए, विधेयक पर विचार करने के लिए सदस्य द्वारा प्रस्ताव, यानी विधेयक पर विचार करने के लिए यह प्रस्ताव लाया जाता है। इसके बाद एक आता है कि संशोधन प्रस्ताव, जो कि इसी से जुड़ा हुआ एक प्रस्ताव के रूप में कभी खड़ी होती है और खड़ी होती हुई यह अपना एक रूप ले लेती है, जिसमें संशोधन प्रस्ताव का नाम आता है। संशोधन प्रस्ताव, इसमें संशोधन प्रस्ताव पर आता है कि जब मूल प्रस्ताव में संशोधन करने के लिए यदि प्रश्न उपस्थित की जाती है, मूल प्रस्ताव में यदि संशोधन लाने के लिए जिन प्रस्तावों का सहारा लिया जाता है, यह सहारा लिया जाता है, इसे ही संशोधन प्रस्ताव के रूप में जाने जाते हैं। एक अनियत दिन वाचन, कोई दिन ऐसा तय नहीं है, अध्यक्ष उसे संज्ञान में लेने के बाद कार्य मंत्रणा समिति की परामर्श के बाद यह नियत तिथि तय की जाती है, इसी को अनियत दिन प्रस्ताव कहा जाता है। फिर से बात को समझें, अध्यक्ष कहते हैं, अध्यक्ष इस पर इंटरेस्ट नहीं लिया, लेकिन जब इस प्रस्ताव का कोई एक डेट तय नहीं किया, अध्यक्ष यदि इंटरेस्ट लिया तो डेट तय नहीं किया इस प्रस्ताव पर कब चर्चा होगा, तो वो कार्य मंत्रणा के पास चली जाती, समिति के पास चली जाती है। कार्य मंत्रणा समिति अब वह चर्चा करती है, अध्यक्ष को सलाह देती है। हालांकि उस कार्य मंत्रणा समिति के अध्यक्ष शुरू में लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, तब एक डेट तय की जाती है, लेकिन फिलहाल उसका डेट का निर्धारण नहीं होता है, क्योंकि सदन के समक्ष जब चलती है, सत्र में आती है, तो बहुत सारे प्रस्ताव पर चर्चा करना होता है, बहुत सारे तथ्यों पर चर्चा करना होता है, और कुछ ऐसे भी प्रश्न होते हैं जो बहुदिशाओं का रूप ले लेता है। इसलिए सारे चीजों का एक समय तिथि में कुछ तिथि आगे पीछे हो जाती है या निर्धारित नहीं हो पाती है, इसलिए अनियत तिथि वाले प्रस्ताव भी कहा जाता है। ये सारे प्रस्ताव में से कुछ न कुछ बात आएगा। दूसरी बात, जैसे क्वेश्चन काल, प्रश्नावल आवर जो होता है, क्वेश्चन आवर, वह 11 से 12 बजे चलती है। तो 11 से 12 अवधि में ये फिक्स है कि आपको उस में क्वेश्चन जो पूछे उसका उत्तर दिया जाएगा। 60 मिनट ये समय होता है, 1 घंटे का सवाल होता है, और 1 घंटा में 20 प्रश्न से 25 प्रश्न लोकसभा में और राज्यसभा में 20 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो तारांकित प्रश्न जो मौखिक होता है
और तारांकित जो लिखित होता है उसमें 230 प्रश्न तक पूछे जा सकते हैं। उसके बाद 12 बजे के बाद शून्यकाल शुरुआत होता है। तो शून्यकाल में 12 से 1 घंटे का ये शून्यकाल होता है। इसमें पूर्व जानकारी नहीं रहता है। अध्यक्ष उसे एक सूची बना देते हैं 10 बजे और उस पर चर्चा कराई जाती है जो क्वेश्चन आवर की तरह होता है, लेकिन उस काल में प्रश्न का उत्तर देने की उतनी प्रधानता भी नहीं है, बाध्यता भी नहीं है। तो 1 बजे के बाद, ये भी जो प्रस्ताव पर चर्चा किए हैं, 1 बजे के बाद सदन जब आती है तो जिन किन मुद्दे पर चर्चा करना है, क्या प्रस्ताव पर चर्चा करना है, किस प्रकार का संशोधन बिल लाना है, इस योजना पर क्या सरकार का चर्चा करना है, देश की आंतरिक नीति और बाह्य नीति पर चर्चा करनी है, इस नीति पर चर्चा किया जाता है। सबका टाइम शेड्यूल आपस में बटा रहता है ताकि सदन की कार्यवाही अनुशासनात्मक रूप से चल सके। अब यदि प्रस्ताव पर बहुत चर्चा करना है, सदन के मेंबर हल्ला हो हंगामा फसाद करते हैं, तो अध्यक्ष का अधिकार है कि आप सदन से बाहर कर सकते हैं, दंडित कर सकते हैं, तिहाड़ जेल की सजा सुना सकते हैं। यह भी अधिकार है। इंद्रदेव सिंह, इंदिरा गांधी को तिहाड़ जेल की भी सजा हुई है। सदन की गरिमा, उसके चरित्र पर जब हमला होगा तो अध्यक्ष सबसे पहले संविधान के रक्षार्थ, सदन की गरिमा की रक्षार्थ कदम उठाते हैं। फिर आज यहीं तक।